स्टार्ट करें। मत्स्य संघ के संबंध में है, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं था? अच्छा प्रश्न है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? तो दिए गए में प्रेम नारायण माथुर सम्मिलित नहीं थे। मत्स्य संघ का जब एकीकरण का जो पहला चरण हुआ था, जब इनकी बात करें 18 मार्च 1948 को, इसमें कौन शामिल थे? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजीव लाल शर्मा जी और भोलानाथ। ये नाम आपको याद रखने हैं ना, यह नाम आपको याद रखने हैं। अगले 4 दिन आपके सेकंड ग्रेड वालों के लिए जबरदस्त क्लासेस लेकर आने वालों। अपने इस चैनल को जितने साथी जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में, मां सरस्वती आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो याद रखना इन नेताओं के नाम वगैरह। और बाकी एक ये पूछा जाता है, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख है वो उदय भान सिंह धौलपुर के थे। ठीक है। कुंदन कांड की जो घटना है वो कहां से संबंधित है? कुंदन कांड की हम बात करें, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन कांड क्या था? डेट याद कर लेना, 25 अप्रैल 1935 को। मैं बहुत सारी डिटेल व्याख्या लिख करके आया हूं, क्योंकि इन व्याख्या से क्वेश्चन मिलने पड़ेंगे। कहां जाएंगे, मतलब कहां जाएंगे प्रश्न, आप ये बताओ पहले तो। वो कहा 1919 का अधिनियम, वो 1935 का अधिनियम, बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं। अभी तो पॉलिटी और ज्योग्राफी की मेरी मैराथन बाकी है, साइकोलॉजी की मैराथन आ रही है कल, एसएसटी इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की क्लास आ रही है। एसएसटी के जो मैं क्लास करवाने जा रहा हूं, वो पूरे राजस्थान में ऐसी क्लास मिलेगी भी नहीं आपको। अभी मैं घोषणा नहीं करूंगा, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एसएसटी के सारे सब्जेक्ट। हाँ, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, पब एड, पॉलिटिकल साइंस, ऑल। कुंदन घटना में क्या हुआ था कि धापी देवी ने उत्साहित होकर किसानों से टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स, तो धापी देवी का नाम याद रखना है। इधर जो शहीद हुए थे यहां पर चेतराम, टीकमराम या तुलसाराम या आसाराम, ये नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात पूछ सकते हैं अगले जो 7 तारीख को कि भाई ये उस किसान आंदोलन से संबंधित कुंदन कांड में कौन कौन शहीद हुए थे। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान का वो किसान आंदोलन जिसकी गूंज है वो ब्रिटेन के जो है हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन क्या है? निम्न सदन है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड यानी कि राज्यसभा जैसा है। तो हाउस ऑफ कॉमन में इसकी गूंज उठी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आरपीएससी पूछ चुकी है। इस प्रश्न को आरपीएससी ने पूछा हुआ है। मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा, ये 100 प्रश्न, इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स तो मुझे सिर्फ टिक ही करना है, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज्यादा नया ही पढ़ना है, और वो हमारे साइकोलॉजी की क्लास भी कल लगेगी। नागणीची माता का मंदिर प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। डिलीट इसलिए हुआ था क्योंकि 1 से ज्यादा जगहों पर स्थित है। वैसे नगाना गांव बालोतरा के अंदर आ गया वर्तमान में। नगाना गांव आप कहोगे बालोतरा के अंदर, नगाना गांव बालोतरा के अंदर, और ये आपको याद रखना है। नागणीची माता राठौड़ वंश की कुल देवी है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, आराध्य देवी है, लेकिन कुल देवी नाम से भी प्रश्न आजकल आने लग गए हैं, तो थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है। हाँ, एसएसटी पूरे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें मेरे साथ इंडियन इकोनॉमिक्स वगैरह है, पब एड है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें अदर फैकल्टीज भी है ना। मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसॉफी और सोशोलॉजी, वो सब्जेक्ट्स जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, जो मैंने बहुत बेहतर पढ़ रखे हैं, वो आपको पढ़ाता हूँ। बाकी 3-4 फैकल्टीज हैं, हम मिलकर के आपको एसएसटी का कोर्स कराते हैं। राव दुहड़ के द्वारा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राव दुहड़ के द्वारा, मारवाड़ के जो संस्थापक थे, इन्होंने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कन्नौज से लाए थे, उसी को नगाना गांव में स्थापित किया था, बाड़मेर में। वर्तमान में है वो आपके कहां पर है? बालोतरा जिले में। 18 भुजाओं वाली देवी है, याद रख लेना। ठीक है। नागणीची माता राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ मारवाड़ में थे, फिर बीका चले गए बीकानेर में, और इधर एक किशनगढ़ शाखा भी हो गई। ठीक है। सर डर लग रहा है, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कभी डरो मत, कूद पड़ो मैदान में, जो कालियो कूद पड़ियो, है ना। डर के बिना अगर फाइट किया तो जिंदगी में सक्सेस हो जाओगे। बच्चे कह रहे कॉन्टैक्ट नंबर बेटा 8955982723, व्हाट्सएप होगा ओनली। ठीक है। व्हाट्सएप लिख के छोड़ देना, गुरुजी देखते तो है नहीं, दिन में हजारों मैसेज आ जाते हैं, टाइम मिलता है उस समय देखता हूं। ठीक है। चिल का टीला कौन से किले को कहते हैं? जयगढ़ का किला है वो, चिल का टीला है। चिल का टीला आपका, हम इसकी बात करें तो इसका निर्माण है वो जयसिंह सेकंड ने, यानी कि सवाई जयसिंह, जो 18वीं शताब्दी में 1700 से लेकर 1743 तक राजा थे, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था, उन्होंने इस जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। ये इनके संबंध में याद रखना है। और इसे विजय किला भी कहते हैं, जयगढ़ किला है, ये आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ किले में आप जानते ही हो इनके बारे में। और चित्तौड़गढ़ किले को आमेर है, जो है आपका आमेर वगैरह 6 किले जो पहाड़ी किले हैं,
आम, चीकू, गाजर जिसे तुम पढ़ते हो, वो आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किए गए हैं। गागरोन का किला है तो एक जल दुर्ग है जो आपका AK-47 के किनारे स्थित है, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे। रणथंबोर किला जो है वो आपको 1301 में यहां पर अलाउद्दीन का हमला होता है। वह कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर की चित्र शैली से संबंधित नहीं है? कई सारे नंबर आप ऐसे बढ़ा सकते हो, प्रश्न को पढ़ने का ढंग अगर सीख गए तो निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम बात करें साहिब राम की, तो साहिब राम है वो आपका जो है आपका जयपुर चित्रकला शैली से है, जिसे हम आमेर चित्रकला की शैली कह सकते हैं, है ना, आमेर शैली से संबंधित है। जयपुर तो बाद में। साहिब राम की बात करें तो साहिब राम जो है, साहिब राम है वो आपका जो है साहिब दीन है ना, वो आपका क्या था, ये साहिब दीन के बारे में लिखा हुआ है। साहिब दीन, साहिब दीन है वो आपका मेवाड़ का था और साहिब राम है वो जयपुर का था, आमेर का था। बीकानेर की चित्र शैली के कई सारे चित्रकार हैं। हाँ, ये प्रश्न वापस आएंगे, चिंता मत करना, इन्हीं में से मैं बताऊंगा 7 तारीख को ये जो व्याख्या सहित। आज टेलीग्राम ग्रुप में 2022-23 में सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए, चलो इस प्रश्न के साथ मैं ये चित्रकार बता देता हूं। ये आपका उस्ताद कायम खान, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, जितने भी मुस्लिम है वो आपके चित्रकार हैं, जो आपके आमेर शैली के हैं ना, ये बीकानेर शैली के। साहिब दीन एक मेवाड़ का है, इसमें याद रखना नहीं होता है, ये 5 पेपर पढ़ लेना। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में कौन सा कान में पहना जाता है? देखो, कान में पहने जाने वाले, कान में पहने जाने वाले आभूषण सुरलिया है, बुचालिया है, मोर फंवर है, कई सारे आभूषण है जो आपके कान में पहने जाते हैं, ठीक है। ओगणिया है और अंगोटिया है, अंगोटिया है, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा, एरन हार, लूंग, छैलकड़ी, सब कान के आभूषण हैं, ठीक है। तकिया आभूषण है तो बाजू का है, मुंदड़ी है तो आपके अंगूठी होती है जो उंगली में पहनी जाती है। शंकरिया नृत्य, अब इसमें बच्चे भील और कालबेलियों में कंफ्यूज होते हैं, तो शंकरिया की हम बात करें तो कालबेलियों की है, ठीक है। शंकरिया है तो कालबेलियों का है, और ये बाईपास इनकी एक ट्रिक है, बाईपास है ना, बाई पा श से शंकरिया, तो ये एक ट्रिक होती है, उससे आप याद कर सकते हैं, बढ़िया है, ठीक है। कालबेलियों के नृत्य आप लोगों को याद रखना है। शंकरिया में विशेषता है कि समुदाय का नृत्य होता है जो पुरुष महिला दोनों की जो प्रेम कहानी, लव स्टोरी पर आधारित होता है। नेमिनाथ बारहमासा की रचयिता कौन है? नेमिनाथ बारहमासा की रचयिता है पलहण है। कई बार थोड़े से अच्छे ग्रंथ पूछे जा सकते हैं साहित्य के अंदर आप लोगों से, तो पलहण आप लोगों को इसमें याद रखना है। आदिकाल के जैन साहित्य में पलहण के द्वारा, अब नेमिनाथ बारहमासा आपसे पूछा है तो वापस से ये पूछेंगे कि जो आपका जैन साहित्य ग्रंथ है ना, नेमिनाथ बारहमासा, जितने भी जैन संत हैं उनके पीछे नाथ लगा हुआ ही है, सुमति नाथ, ये नाथ, वो नाथ, ऐसे, तो ये थोड़ा आप लोगों को याद रहेगा, बड़ा आसान से। हालांकि प्रश्न अच्छा पूछा गया था। सुमति सागर नामक कवि भी नेमिनाथ बारहमासा की रचयिता है, वे भट्टारक अभय नंदी के शिष्य थे और उनकी रचना में 13 पद्य है, तो ठीक है, इसको याद रखें। चारण चर्चाएं क्या होती हैं? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, करणी माता की स्तुतियां होती हैं। इसमें 2 तरह की स्तुतियां होती है, एक तो आपके हम बात करें शिंगऊ और एक है घड़ऊ। शिंगऊ होती है वो शांति के टाइम में, अब इसी में से आरपीएससी नया प्रश्न बना सकती है। घड़ऊ हम बात करें शिंगऊ, शिंगऊ जब शांति का समय हो, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो शांति के समय में आप लोगों को यहाँ पर माता करणी की जो आराधना हमें करनी होती है। हम शिंगऊ जो है चिरजा का माता के लिए स्तुति करते हैं, और घड़ऊ धड़ धड़ा धड़ गड़ा गड़ा गड़, मुसीबत आई बोल के आई, तो मुसीबत के समय में धड़ धड़ा धड़, है ना, मार पड़ती है, उस समय की बात है जब जीवन में मुसीबत हो, उस समय करणी माता के सब वो घड़ऊ है चिरजा का, माता के लिए हम स्तुति करते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, सिंगऊ और घड़ऊ 2 होती है। ये चारण जो चारणों के द्वारा विशेष रूप से करणी माता की आराधना की जाती है। चारण चर्चाएं हैं जो करणी माता की स्तुतियां हैं, और संस्कृत चर्या सबसे उत्पन्न है जो धार्मिक प्रार्थना होती है। राजस्थान की पॉलिटी से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखना, राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? पद की शपथ है वो आपके किसको नहीं दिलाता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा के सदस्यों को, या राज्य के मंत्री को पद की शपथ है, उसमें 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 कैसे होगा, इधर देखिएगा।
शपथ दिलाने की प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल है वो आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। यहां पर जो दिया गया, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री हो गया, इसके साथ साथ आपके अन्य मंत्री भी हो गए। फिर अध्यक्ष को शपथ दिलाने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल के नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार होती है, ये राज्यपाल के द्वारा नहीं होती है। पद की शपथ है वो आपकी राज्यपाल की नहीं होगी, आपके कौन हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश यहां पर है। अनुच्छेद 213, देखो एक आपके अध्यादेश के संबंध में शक्ति है, अध्यादेश के संबंध में शक्ति है 213 राज्यों के संबंध में राज्यपाल की है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की अनुच्छेद 213 के अंदर है, और अनुच्छेद 123 के अंदर है वो आपकी किसकी है, वो है आपकी राष्ट्रपति की शक्ति है। तो राज्यपाल जब विधानमंडल अस्तित्व में नहीं है, जब विधानमंडल एक या दोनों सत्र, या तो एक सत्र, एक जो आपका सदन या दोनों ही सदन अस्तित्व में नहीं हो, कानून की जरूरत पड़ जाए, उस समय जो आदेश है वो अध्यादेश है राज्यपाल का। अब इसको अस्तित्व में रखने के लिए जब विधानमंडल वापस समवेत हो, उस समय कम से कम 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के भीतर भीतर आपको उसका परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन का मतलब ये मैं साधारण भाषा में बोल रहा हूं, अनुमोदित करना जरूरी है। अगर जो है आपके विधानसभा ने और सेंट्रल लेवल पर कहें तो संसद ने अनुमोदित अगर उसको नहीं किया है तो वो निष्क्रिय हो जाता है, कानून नहीं रहता है, और अनुमोदन कर दिया तो वो आपका कानून बना रहता है। तो ये अध्यादेश है वो राज्यपाल का है और सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति का होता है। वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा, हालांकि ये प्रश्न जब उषा शर्मा है वो मुख्य सचिव थी उस समय का है ना, पैनिक ना हो, सामान्य सी चीज है। उषा शर्मा जो राजस्थान की सेकंड महिला मुख्य सचिव है, ठीक है, सेकंड महिला मुख्य सचिव है उषा शर्मा। और इसी में आगे कुशल सिंह का भी प्रश्न आया हुआ है जो कि पहली महिला मुख्य सचिव थी। उषा शर्मा से पहले कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही है, तो एक रही है और वो रही है आपकी कुशल सिंह। कुशल सिंह है वो प्रथम थी। 2009 के अंदर कुशल सिंह राजस्थान की पहली चीफ सेक्रेटरी बनती है, राजस्थान की पहली चीफ सेक्रेटरी। और उनके समय में सीएम जो हुआ करते थे अपने अशोक गहलोत हुआ करते थे। अशोक गहलोत के समय में चीफ सेक्रेटरी आपके फरवरी से लेकर के अक्टूबर के महीने तक, फेब 2009 से लेकर के अक्टूबर 2009 तक उषा ये आपके कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव, सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी जो मुख्यमंत्री की हम कहें सलाह देने वाले हैं ना, एक तरह से प्रशासनिक महकमे की हेड उसे कह सकते हैं, सचिवालय की। तो ये आपको याद रखना है। कुशल सिंह के बारे में पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप बने थे फरवरी से लेकर के अक्टूबर 2009 अशोक गहलोत के समय में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को या विधानसभा को या संघ लोक सेवा आयोग को? प्रेजेंट में तो शुभांशु आपके वो तो लिखवाना जरूरी भी है, हर बार लिखवाता हूं मैं तो हर एक पेपर के अंदर। वर्तमान में सुधांश पंत है, सुधांश पंत ये अपने 45वें वर्तमान है। अगले प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, तो ये प्रश्न अभी पूछा गया भी है ना, सुधांश पंत 45वें। लोकसेवा आयोग अपना आरपीएससी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? आरपीएससी अपना प्रतिवेदन है वो राज्यपाल को सौंपता है। आरपीएससी लोक सेवा आयोग की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक भाग 14 के अंदर आपकी लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अब एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कि आपके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और या फिर 62 की एज जो भी पहले हो वो होती है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, आप देखो तो सही पहले भाई, एक प्रश्न यहां आरपीएससी का पूछ लिया कि प्रतिवेदन किसको सौंपता है। अब मुझे बताइए, मैंने पीछे जो 5 पेपर आपको कराए हैं, जो पांचों की पीडीएफ यानी कि आरपीएससी के 500 प्रश्न जो आज आपको मैं टेलीग्राम पर अभी इस क्लास के जस्ट बाद में देने वाला हूं, आप उनकी व्याख्या पढ़ के चले जाओ तो आरपीएससी में बार बार वही प्रश्न आरपीएससी का पूछा है। इस बार भी 7 तारीख को 2 प्रश्न और पूछे जाएंगे। भले दुनिया भर का कितना ही पढ़ा हुआ और ये प्रश्न की व्याख्या नहीं पढ़ के गए तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये आरपीएससी के पेपर है। तो बार बार प्रश्न आ रहा है, इधर आरपीएससी का पूछा, इधर फिर से पूछ रहा, उसी की व्याख्या में प्रश्न क्लियर हो गया। यहां पर कौन सा कथन है वो सही है आरपीएससी के बारे में? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा होती है।
और यथाशक्ति निकटतम, देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। तो ये आपका जो कथन नंबर 3 है ना वो सही है। यहां पर कथन नंबर 3 सही है, 6 और 62 वर्ष वाला मैंने बताया भी था। बाकी वाले का जो ये पद त्याग के बारे में कहा गया है, तो पद त्याग के बारे में देखिएगा, यहां पर पद त्याग है वो आपके राष्ट्रपति को संबोधित करके, हस्ताक्षर सहित है वो पद त्याग का है। 10 वर्ष का पद धारण कर चुके हैं, ये इसके ऐसी कोई न्यूनतम योग्यता है नहीं, और यहां राज्यपाल के द्वारा की जाती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तीनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, 7 तारीख को वही पेपर आएगा। मानवाधिकार आयोग का भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ह्यूमन राइट कमीशन जो है गंगाराम मूलचंदानी जिसके हेड है, अभी लेटेस्ट एक प्रश्न पूछा गया था, इसके सदस्य और अध्यक्ष कितने होते हैं, संख्या बताइए। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, ये प्रश्न है वो डिलीट किया था आरपीएससी ने। डिलीट इसलिए करती है जब एक से ज्यादा ऑप्शन है वो सही होते हैं कथन के अंदर, इस वजह से। हम सीधा ही आंसर को देख लेते हैं कि राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है 1993 के अधिनियम के तहत संसद के द्वारा पारित किया गया था। 1993 का जो एक्ट है ये ध्यान रखना, एक्ट है वो आपका 1993 का याद रखना। गुरु जी कमेंट पढ़ लो। अमेजोन राजस्थान पुलिस के लिए कह रहे थे कि माइंड में, धन्यवाद भाई, कोई तारीफ कर रहा है तो भले मानुष्य होंगे। ठीक राकेश, बार बार कमेंट ना कर बेटा, ठीक है, डट जा, रुक जा थोड़ा आगे देखो। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है वो 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना के तहत होता है। अधिनियम ये है और ये आपका राजस्थान के अंदर है, ये सेंट्रल लेवल पे पारित हुआ था। एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य नियुक्त किया जाता है, लेकिन वो मूल रूप से था। अभी वर्तमान की अगर आप बात करें, जो संशोधन हो चुका है और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एक अध्यक्ष होगा गंगाराम मूलचंदानी है प्लस 2 अन्य सदस्य होंगे। ये प्रश्न आपको याद रखना है, इनकी धाराओं में परिभाषाएं वगैरह सब कुछ दी गई है। सचिव है वो आपका सरकार के सचिव के स्तर से कम नहीं होगा। ऑप्शन आपसे दिए जाएंगे। आरपीएससी बढ़िया पेपर देगी, है ना, खतरनाक वाला पेपर देगी। आरपीएससी कथन देगी आप लोगों को, तो आपको बताना है कि सचिव स्तर से कम का वो नहीं होगा। कार्यकाल वगैरह कई सारे धारा 23 के अंदर वैधानिक गारंटी बताई गई है। चलो बाकी व्याख्याएं आप लोग अच्छे से निकाल लेना। ये प्रश्न 500 पढ़ के जाना। आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के पिछले 2 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए सारे संस्कृत का हो चाहिए हो। भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान आपके पंचायती राज से संबंधित नहीं है? हम पंचायती राज से बात करें 243 है, 11वीं अनुसूची है, 40 है, लेकिन हम बात करें आपका जो 41 अनुच्छेद 41 इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 40 में तो गांधी जी के गांधीवादी विचारधारा के तहत पंचायतों की मजबूती और उनके विकास की बात कही गई है। ठीक है, अब 4 दिन थोड़े बचे हैं। सेकंड 4th ग्रेड वालों को बड़ा मुश्किल से समझा के आया हूं कि सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ा देता हूं। 3, 4, 5, 6 और 7 तारीख को तुम्हारा पेपर सॉल्यूशन। तो 5 दिन में सेकंड ग्रेड वालों को देना चाहता हूं। 5 दिन में कम से कम 10 क्लास लगेगी, 10-12। तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी पीडीएफ। तो 243 है, आप सबको पता है पंचायती राज के बारे में। 11वीं अनुसूची इसके आपके पंचायतों के बारे में। 12वीं अनुसूची की हम बात करें तो वो नगर निकायों के बारे में है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, हाँ। अब इसके तहत हम बात करें अनुच्छेद 41 क्या है? डीपीएसपी में है, जो आपके काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर है। वहां पंचायतों से संबंधित कोई बात नहीं है। राजस्थान विधान सरल प्रश्न था, कठिन नहीं था। अगर पढ़ना है तो आप बनाओ बेटा, पढ़ो। बार बार कमेंट करो इसको, तो टाइम आउट करो, इसको परेशान कर रहा है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति, देखो विधानसभा की समिति से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। चिंता मत करो, बेड़ा पार लगा दूंगा। थोड़ा रब सब्र रखो, लाइव में थोड़े कमेंट देखने पड़ते हैं, क्या करें। राजस्थान विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है, कार्य मंत्रणा समिति का जो हेड होता है विधानसभा के स्पीकर होते हैं। विधानसभा स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, इनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे, ध्यान रख लेना। कार्य मंत्रणा के हेड हम वर्तमान में बात करें तो कौन है? वासुदेव देवनानी। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन हो गए, ये पूछा गया है। कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत है। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत है। लेकिन प्रथम विधानसभा के जो स्पीकर थे हमारे नरोत्तम लाल जी जोशी थे। यह अच्छा प्रश्न है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष।
फिर राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष तो वासुदेव देवनानी है। चलो प्रोटेम स्पीकर कौन है वो भी बता दो आप लोग। अगला देखो 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर पूछा है आप, तो 16वीं विधानसभा जो अभी वर्तमान में चल रही है उसे कहेंगे 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर और के से कालीचरण सराफ। तो वर्तमान में तो है आपके कालीचरण जी सराफ, तो आपको तो यही याद रखना है, कालीचरण जी शराफ याद रखना है। बाकी इसके जो 15वीं विधानसभा के जो थे वो थे गुलाब चंद जी कटारिया, जो वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। वर्तमान में क्या है, गवर्नर है, वर्तमान में आपके गवर्नर है, ठीक है, पंजाब चंडीगढ़। और ओम माथुर का भी प्रश्न आता है जो सिक्किम के गवर्नर हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ओम माथुर वर्तमान में कहां के गवर्नर है, यह प्रश्न दिसंबर 2024 आज से 8 महीने 9 महीने पहले पेपर हुआ था, संस्कृत शिक्षा विभाग, सिलेबस सेम है, फर्स्ट पेपर जीके में पूछा था ओम माथुर वाला। ओम माथुर का भी संबंध राजस्थान से ही, तो ओम माथुर वर्तमान में आपके सिक्किम के राज्यपाल हो गए। अच्छा प्रश्न है और मैं तो नजर रखता हूं एकदम, ठीक है, कौन सा पेपर, इसलिए तो भाई 90% मिला तो आरपीएससी के पेपर में जहां हवाई नहीं लगती है, ठीक है। तो ये पंजाब वाला याद रखना, अच्छा प्रश्न है, वो संस्कृत शिक्षा विभाग में पूछा गया था, ठीक है, आरपीएससी द्वारा। तो राजस्थान के प्रोटेम, ये एक और अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के जो पहले प्रोटेम स्पीकर है वो कौन से थे। देखो राजस्थान के जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो महारावल संग्राम सिंह थे, पहले प्रोटेम स्पीकर। और हम बात करें राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई थी, ठीक है। वर्तमान में तो हमारे राज्यपाल आपको बागड़े जी हैं, है ना, हरिभाऊ किशन राव बागड़े है, वो वर्तमान में हमारे क्या है, राज्यपाल है। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव 1985 में पारित हुआ था, प्रस्तुत किया गया था अविश्वास प्रस्ताव। एक होता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तो इसलिए लाया जाता है कि जैसे सेंट्रल लेवल की बात करें तो संसद का विश्वास है सरकार में, इसलिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। तो फिर कहते हैं कि मतलब सरकार को गिराने के लिए कि भैया इसका विश्वास नहीं है, इसलिए विपक्ष एकजुट होता है, तो वो वाली बात है। तो अविश्वास प्रस्ताव अंतिम रूप से हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ लाया गया था। 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में अशोक गहलोत अपनी सरकार के पक्ष में आखिरी बार विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। अब आरपीएससी है ना, ऐसे प्रश्न पूछे जाने के लिए बड़ी कुख्यात है, जहां पर प्रदेश में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव और 5 बार विश्वास प्रस्ताव, मतलब टोटल है वो 18, आपको याद रखना है, 5 विश्वास है और 13 बार अविश्वास है। राजस्थान के अंदर डेल्फी खेल, अब है करंट अफेयर्स का प्रश्न जो पीछे के समय में पूछा गया था। हमें नए करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स की थ्योरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जनवरी से लेकर के अगस्त तक की माइंड मैप का जो ग्रुप इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, मैंने पीडीएफ डाल दिए हैं। मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चला जाए, 10 में से संभावना है कि 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक आध का मैं नहीं कहता, लेकिन सारे ही मिल जाएंगे। बहुत गहराई के साथ रिसर्च करके सारे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का। पीछे जितने भी पेपर हुए थ्योरी पीडीएफ से बाहर नहीं जाते। थ्योरी मैंने डाल दिया टेलीग्राम में, स्क्रॉल कर लेना, ऊपर मिल जाएगी। कमेंट करो किस किस को मिल गए, ताकि मुझे विश्वास भरोसा हो जाए थोड़ा ना, चिंता लगी रहती है तुम लोगों की। तो उस समय का करंट का प्रश्न है, राजस्थान के अंदर जो डेल्फी खेल आयोजित हुए, तो स्पोर्ट्स करंट का विशेष रूप से आप लोगों को स्पोर्ट्स करंट पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसके अंदर देखो, उस समय का देखें तो 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये सही है। और 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन में जो स्थान है और डेट है वो गलत दे देती है। आरपीएससी की ट्रिक पकड़ो भाई, आरपीएससी की पूंछ पकड़ो, हमेशा आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। आंकड़ों के साथ आरपीएससी इलोजी है, आरपीएससी क्या है, इलोजी है। इलोजी कौन है, छेड़छाड़ वाले देवता है, ठीक है। तो मेरे भाई आरपीएससी आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करेगी, चाहे इकोनॉमिक्स के डाटा लो, सामने करंट अफेयर्स के डाटा हो, आरपीएससी छेड़छाड़ करेगी। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए ही सही था इसमें। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो उस समय का जो स्थान है वो राजस्थान ने फिट इंडिया मूवमेंट में पहला स्थान प्राप्त किया था। जनगणना की तुलना 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प आपको चूज करना है। गलत विकल्प है जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। अरे
डेंसिटी हमारी बदली है। बाकी लिंगानुपात में तो हमारी वृद्धि हुई है, ये सही है, और बाल लिंगानुपात घटा है, सही है। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये सही है। राजस्थान के अंदर अगर हम जन घनत्व की बात करें तो पहले ये आपका 324, 2001 में जन घनत्व है 324 था, तो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हुआ, जबकि 2011 के अंदर है वो जन घनत्व है वो आपका कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। और 3 प्रश्न इसके ऑप्शन में से आरपीएससी नए प्रश्न बना लेगी कि आपके लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है राजस्थान का वो 928 जो है महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर वर्तमान में आपको याद रखना है, और 2001 के अंदर आपका 921 था। अंतर कितना है आपसे पूछेंगे, तो अंतर आप लोगों को याद रखना है, अंतर था 7 का, ठीक है। और 1946 के मुकाबले राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो घट गया है, और ये आपका 888 रह गया है 2011 के अंदर बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात होता है 0 से 6 वर्ष के बालकों के ऊपर बालिकाओं की संख्या, तो ये कितना अंतर हो गया, 12 + 46 हो गया। इस प्रकार से आपका कितना हो गया, 58 है ना, 46 और 12 जोड़ो, 58 का अंतर आ गया है। ये अच्छे प्रश्न है, आरपीएससी वापस पूछेगी। राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर जयपुर की अवनी लेखरा है। किस आयु वर्ग में महिलाएं हैं वो उड़ान योजना के अंतर्गत, उड़ान योजना जिसमें आपका सैनिटरी नैपकिन है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, माहवारी स्वच्छता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें 10 से लेकर के 45 वर्ष के जो फीमेल शामिल है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जो आई थी, और इसका जो दिवस है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर है वो इसका क्या होता है, हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है। और इस दिन एमएसएमई दिवस भी मनाया जाता है, एमएसएमई भी मनाया जाता है, मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग दिवस, और हस्तशिल्प दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये जो नीति है वो आपकी 2022 में जारी हुई थी, और ये जो क्वेश्चन नंबर जो 25 है यहां पर कौन सा सही नहीं है, ये नीति 2025 तक प्रभावी रही थी, ये गलत है, क्योंकि ये 22 से लेकर आगामी 5 वर्ष के लिए काफी लॉन्ग टर्म के लिए है, तो 25 तक नहीं है। एक चीज ये याद रखना कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लाई जाती है। 17 सितंबर 2022 रख लो भैया, पूछा जाएगा। और फिर इससे आने वाले 5 सालों में देखो, एक बड़ी कॉमन चीज है, आरपीएससी है ना तुम लोगों को बेवकूफ समझती है, लेकिन तुम लोग मेरे चेले हो, तुम लोग बेवकूफ हो ही नहीं सकते। यहां कह रहा है कि 5 सालों में, 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार मिलेंगे। ठीक है भाई, 5 साल की बात कर रहे हो, नीचे मस्करी क्यों कर रहे हो, नीचे 2025 ही कह रहे हो, नीति 2025 तक ही प्रभावित होगी। बात गलत है, बात गलत है, 2025 तक नीति प्रभावित रहेगी। और यहां कह रहे हो कि आगामी 5 साल में हम 50,000 रोजगार देंगे, इसका मतलब नीति आगामी 5 साल के लिए है। थोड़ा खोपड़े का इस्तेमाल करो भाई, सीधी सी बात है, आंसर इसी में छुपा हुआ है ना। 60% आंसर तो तुम दे दोगे, बाकी बचे हुए 40% पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। विलुप्त होती जो परंपरागत हस्तकलाओं को वापस जीवित करना, चाहे कोई बढ़ईगिरी है और भी कई सारी मेरे पिताजी करते थे ये काम, मैं तो नहीं करूंगा। क्यों भाई, तो सरकार है वो प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपना परंपरागत काम है वो करें। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन आपका यहां पर सही नहीं है दिए गए में से। ये प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। ये उस समय क्या है कि राजस्थान में स्काउट गाइड जंबूरी आयोजित की गई थी। स्काउट गाइड तो आप स्काउटिंग तो समझते ही होंगे ना, स्काउट गाइड जंबूरी आयोजित हुई थी राजस्थान के पाली के रोहट के अंदर। बात सही है, पहले कथन सही है। 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी राजस्थान के पाली के रोहट गांव में हुई थी। 18वीं जंबूरी का ध्येय वाक्य में गड़बड़ है, और यहां पर इन दोनों कथनों के अंदर एक इसमें और एक इसमें गड़बड़ है, तो ध्येय वाक्य में गड़बड़ है इसलिए डिलीट हुआ था। तो दोनों ही कथन गलत है इस वजह से, तो एक से ज्यादा आंसर जब सही हो जाता है तो प्रश्न डिलीट होता है। राष्ट्रीय जंबूरी है वो आयोजित 67 साल बाद में राजस्थान में आयोजित हुई थी, और पहली जंबूरी 1956 में हुई थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अजमेर में नहीं आयोजित हुई थी, बल्कि जयपुर के बनी पार्क के अंदर आयोजित हुई थी। कहां हुई थी, जयपुर के बनी पार्क के अंदर आपकी पहली जो राजस्थान की पहली स्काउट राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी राजस्थान में पहली बार नेशनल लेवल की 1956 में हुई थी। ये प्रश्न सही है, लेकिन थोड़ा सा आरपीएससी ने क्या डाटा चेंज कर दिया। आरपीएससी छेड़छाड़ के लिए जानी जाती है। तो कथन 1 और 4, 1 और 4 है वो आपका सही है। आरपीएससी छेड़छाड़ के लिए जानी जाती है, ठीक है ना। मैं पिछले काफी टाइम से इसको पकड़ रहा हूं। राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो A4 साइज के 50 नोट्स दिए हैं टेलीग्राम में, उसमें जो अवार्ड में भाषा साहित्य अवार्ड है वो रट के चले जाना, लिख लो साइड में, पेपर में आएगा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस समय का देखे कि आपका जो उस समय दिया गया था, तो उस समय तो आशीष पुरोहित को दिया गया था, वर्तमान वाला पढ़ के जाना है।
भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैंने बता दिया स्पोर्ट्स और ये अवार्ड पूछे जाएंगे। अगला देखो, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड है वो गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। देखो कई सारे बोर्ड गठित किए जाते हैं, करंट अफेयर्स में सुर्खियों में रहते हैं, हमें उन बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ के जाना होता है। तो उस समय में आपका राज्य सहकारी बोर्ड गठित नहीं हुआ था, बल्कि ज्योतिबा फुले, रजक कल्याण और शिल्पकला बोर्ड गठित किए गए थे। विधानसभा के अंदर डिजिटल म्यूजियम बनाया था, कोई भी नया काम है वो विधानसभा के अंदर हुआ है, अच्छी है ना, मैन तो जयपुर में। तो इस तरह के जो भी काम है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। डिजिटल म्यूजियम का जो नाम है वो क्या रखा गया था, क्वेश्चन नंबर 29 वापस से पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम जो कि जयपुर में विधानसभा में स्थापित किया गया था, जिसमें आपका 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग, होलोग्राम, एनिमेटेड डायरोमा और इंटरेक्टिव क्योस का उपयोग किया गया। ठीक है, विश्व, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर जो राजस्थान तो गया, अरे चिंता मत करो, सारी चीजें पीडीएफ में डाली हुई है, मैं यहाँ डिटेल डिस्कशन के लिए नहीं बैठा हूँ, सारी दे चुका हूँ, तुम लोगों को बताने आया हूँ कि भाई ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबका व्याख्या लिखूंगा तो ये क्लास 5 घंटे चली जाएगी, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। 90% सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, बैच में नोट्स पड़े हैं तो बहुत बढ़िया है, और शुभकामनाएं आप लोगों को। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है। हम बात करें तो ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, इस गोलार्ध में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 90% रहती है। कितनी रहती है? 90%। और जमीन की अगर हम बात करें तो जमीन है वो आपके केवल और केवल है 30% है। उत्तरी गोलार्ध में 30% जमीन है, लेकिन 60-90% जनसंख्या रहती है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आंसर 90% है। साउथ हेमिस्फीयर में क्या है कि यहां पर जल ही जल है ना, यहां पर जल है साउथ हेमिस्फीयर में। लोग बहुत कम निवास करते हैं, सिवाय अफ्रीका का नीचे वाला भाग और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में कोई रहता नहीं है। ये 0 डिग्री से गोलार्ध काउंट होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ये तो अक्षांश रेखा है, तो पढ़ लेना अच्छे से। यहां इनको सुमेलित करना है। एक द्वीप वाला तो सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा कि आपके गैलापैगोस द्वीप है वो कहां है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसकी हम बात करें, गैलापैगोस द्वीप है वो आपके प्रशांत महासागर के अंदर है। और बी यानी कनारी द्वीप है तो वो आपके अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर के अंदर है। डिएगो गार्सिया एक बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप होता है, डिएगो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है जो कि आपके हिंद महासागर के अंदर स्थित है ना। ब्रिटेन वगैरह इनके लिए विवाद का बीच का कारण बनता है, कई बार शीत युद्ध में कारण रहा था ये। और न्यू साइबेरियन द्वीप है वो आपके आर्कटिक महासागर के अंदर हो जाता है। तो ये डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, याद रखना, इनमें डी ऑप्शन सही है। 31 के अंदर क्या हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। अब कई सारे द्वीप हैं जो यहां पर दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से डिएगो गार्सिया और न्यू साइबेरियन इन सबको पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। भूमंडलीय मतलब जो स्थल से होकर के बहती है, मतलब कि स्थलीय पवन। स्थलीय पवन, हम इसकी बात करें भूमंडलीय पवन तो मानसूनी हवाएं हमेशा आप सबको पता है समुद्र से आती है ना। ये समुद्री हवाएं हैं, 6 महीने के अंतराल में चलती है, कि 6 महीने समुद्र से, 6 माह के गैप से चलती है। 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से वापस समुद्र की ओर जाती है। जब गर्मियों के टाइम में इंडिया पे जो गर्मी बढ़ जाए तो लो प्रेशर हो जाता है, तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चलती है, मानसून आता है, सर्दियों में मानसून लौट जाता है। समझ गए बात को? ओके, अगला देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। भूमंडलीय पवनें आप लोग देखिएगा, भूमंडलीय पवनें हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती है। इसकी खासियत है कि एक दिशा में चलती रहती है, जैसे व्यापारिक हवाएं, ध्रुवीय हवाएं, पछुआ हवाएं, इनकी एक ही डायरेक्शन होती है। लेकिन भूमंडलीय पवन होती है जो बड़े पैमाने पर वर्ष भर लगातार है वो एक निश्चित दिशा में जो है वायुमंडलीय दबाव की वजह से। मेन बात यह है कि भूमंडलीय हवाएं जो होते हैं ना, विशेष रूप से हम बात करें व्यापारिक भूमंडलीय दबाव की वजह से, भूमंडलीय दबाव की वजह से व्यापारिक हवाएं हैं वो आपके गर्म क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास। यहां पर आपके ये 0 डिग्री वाला जो है वहां पर पाई जाती है व्यापारिक हवाएं। पछुआ हवाएं उपध्रुवीय क्षेत्र में, आपका जो 30 से 60 डिग्री के बीच का क्षेत्र है वहां पर 35 डिग्री के आसपास उच्च दाब वाले क्षेत्रों के अंदर उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर बहती है ना। 30 से 35 से 66 हम कह सकते हैं कि वहां तक बहती है। ध्रुवीय हवाएं हैं वो आपके ध्रुवों की ओर। मानसून है वो आपके एक मौसमी हवा है, ठीक है, इसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। समझने की बात है, थोड़ा दिमाग खुला रखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो कौन से साल अपनाए गए थे? 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे, 2015 के अंदर हैं। 2015 में सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे। सतत विकास के लिए जो हमारा एजेंडा है 2030 तक, तो इसमें वो लक्ष्य थे 17 वैश्विक लक्ष्य, जिसमें गरीबी कम करना, पानी पहुंचाना सभी लोगों तक, स्वच्छता, हेल्थ, कई सारी चीजें हैं वो इसमें आ जाती है। तो ये एजेंडा जो आपका 2030 तक का पूरे विश्व के कल्याण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग इन सब से निपटने के लिए प्रयास किए गए थे, चल रहे हैं अभी भी। जनसंख्या प्रवर्षण नियंत्रण, जनसंख्या जो एक जगह से दूसरी जगह बसती है उसे जनसंख्या प्रवर्षण कहते हैं। और जनसंख्या प्रवर्षण नियंत्रण के लिए किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई है? त्वचा के रंग के आधार पर जो है वो आपका जनसंख्या के रोकने के लिए कि भाई गोरे रहेंगे, काले नहीं आएंगे, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी एक नीति अपनाई थी। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था, खतरनाक प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा कठिन प्रश्न भी हम इसे कह सकते हैं। यहां पर यह कहा गया है पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों का सही क्रम आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर बताना है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 के अंदर देखिएगा, सबसे पहले आएगी पटकोई बूम, पटकोई बूम है, उसके बाद में नागा पहाड़ी है, पटकोई बूम और नागा बी और सी इसमें हो गया। उसके बाद में आएगी ए यानी बैरिल, और उसके बाद मिजो आएगी। तो पहले थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, बैरिल की हम बात करें असम और नागालैंड के अंदर है। ये सब आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला के पार्ट है। जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर नागा, मिश्मी, पटकोई बूम, ये सभी पहाड़ियां आपका उसी का ही पार्ट है। और गारो खासी जयंतियां हैं तो वो मेघालय के अंदर है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। बादल उन पहाड़ियों के बीच में घुस जाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते, ठंडे होकर वहीं बरस जाते हैं। पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश से, बिल्कुल सही है, पटकोई बूम है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो दिए गए में हमने पटकोई सबसे पहले रखा, क्योंकि जब हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, इंडिया पॉलिटिकल मैप देखते हैं, कुछ इस प्रकार से इंडिया का मैप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो आप ये देखो, ये हम इंडिया का जो मैप बनाते हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, ये जो ऊपर वाला तीखा वाला भाग है ना, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो मेरे भाई थोड़ा तो मैप पता होना चाहिए ना। अरुणाचल सबसे ऊंचा है सर, तो पटकोई सबसे पहले आएगी। अगर पटकोई यानी बी पहले कर दिया तो ऑप्शन 50-50 वाला मामला हो गया। तो यहां पर बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, फिर सी और डी में है अंतर। तो कई बार होता है कि थोड़ा अगर हम 50-50 मामला रिस्क लेवे तो भी 20 में से 10, 12, 13 की, मतलब ठीक है 10-12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 5-7 गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 छोड़ भी सकते हैं। तो नॉलेज जितना अच्छा होगा, माँ सरस्वती हमेशा जो जितना पढ़ेगा उसे उतना मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, जो जितना पढ़ेगा उसे उतना मिलेगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। पहले तो बी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद में आपका है नागा पहाड़ी है, वो तो नागालैंड हो गई। मिजो है तो आपके मिजोरम के अंदर। मिजोरम की हम बात करें, मिजोरम है जो सबसे दक्षिण के अंदर है, यहां से भी पढ़ सकते हैं कि मिजोरम और त्रिपुरा। एक चीज बताओ मुझे कि जो मिजोरम और जो त्रिपुरा है, मिजोरम और त्रिपुरा गमचा झार मित्र पर, गमचा झार मित्र पर मिजोरम और त्रिपुरा में कर्क रेखा गुजरती है। दिमाग के अंदर बात बैठी हुई है, कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? हाँ सर गुजरती है। तो वो जब हम बात करें पूर्वोत्तर के सबसे दक्षिण वाले राज्य हैं, सबसे दक्षिण वाले राज्य हैं जहां से कर्क रेखा 2 राज्यों से गुजरती है, पूर्वोत्तर के मिजोरम और त्रिपुरा से। तो मिजोरम दिमाग में आना चाहिए कि हम मिजो पहाड़ी की बात करें, मिजो पहाड़ी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण के अंदर जो मिजो पहाड़ी है वो सबसे लास्ट में आनी चाहिए सर। तो डी है सबसे लास्ट में होना चाहिए। बी है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पटकोई पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा अगर पढ़ा हुआ होगा तो दिमाग में सही बैठ जाएगी बात कि भाई हाँ अरुणाचल प्रदेश में ये है और मिजो है वो लास्ट में। तो क्या होता है, कठिन प्रश्न को हल करने का एक ही होता है, मां सरस्वती की आराधना की जाए। ठीक है, ओके। अब मैं एक समझाने के पीछे इसलिए रुका था कि ऐसे प्रश्न को आप गलत ना करके आए। जितना नॉलेज उतना आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। उत्तर पूर्व मानसून के संदर्भ में भारत में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, सर्दियों के टाइम में लगभग 75 सेंटीमीटर की जो हाईएस्ट जो मौसमी वर्षा होती है वो कहां होती है? देखो, लौटते हुए मानसून के बारे में कहा जा रहा है कोरोमंडल तट पर होती है। हम इस इंडिया के मैप की अगर बात करें तो ये होता है आपका, जैसे कोंकण तट हो गया, ये कोंकण तट हो गया, ये मालाबार तट हो गया जो आपका केरल वाला है, और ये कोरोमंडल तट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट, और उसके बाद है वो उत्तरी सरकार तट है जो ओडिशा वाला है ना। ये दिमाग में तो छोटी छोटी बातें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून की बात हो रही है, इट मीन्स ये सर्दियों के मानसून की बात हो रही है। ठीक है,
सर्दियों का मानसून। और लौटता हुआ मानसून हमेशा आपको पता है कि तमिलनाडु तट पर बारिश करता है। कैसे करता है सर? देखो, जब मानसून आता है ना तो ऐसे आता है, हिंद महासागर से ऐसे आता है, अरे ऐसे आता है भाई, ऐसे, ठीक है। और लौटते टाइम हवाएं ऐसे जाती है। थोड़ा बोर्ड दिक्कत कर रहा है। हाँ, लौटते हुए मानसून कैसे जाता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, उत्तर से इस प्रकार आएगा। तो लौटता हुआ तमिलनाडु तट पर बारिश करेगा। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, आरपीएससी में पिछले 15 सालों से पूछा जा रहा है। सबसे अधिक वर्षा है वो लौटते हुए मानसून से, या सर्दियों वाला मानसून जो है उसकी सबसे ज्यादा जो बारिश है वो तमिलनाडु तट पर होती है। पैन गंगा, वैन गंगा, गोदावरी की सहायक है। गोदावरी की बात करें तो दक्षिण की गंगा कहलाती है। दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण की सबसे लंबी नदी भी हम कहेंगे, दक्षिण की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी है। गोदावरी की बात करें तो ये आपका, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे पेन गंगा महाराष्ट्र के अजंता पर्वतमाला से आती है, वर्धा नदी भी इसमें मिलती है, और वर्धा नदी फिर प्राणहिता भी है जो इसमें मिल जाती है। गोदावरी बाकी जाके सब गोदावरी में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी नदी लीजिए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और दक्षिण की गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, उनकी थोड़ी थोड़ी सहायक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर सुंदरी एक क्या है? सुंदरी तो सर क्या ही बताएं। सुंदरी जो है एक मैंग्रोव पेड़ होता है। मैंग्रोव पेड़ यानी कि जो पश्चिम बंगाल कच्छ वनस्पति जिसे कहते हैं, भारत बांग्लादेश के सीमा पर हम कहेंगे, भारत बांग्लादेश के मुहाने पर जहां गंगा का जो डेल्टा बनता है, हाँ, जो डेल्टा बनता है वहां पर बड़ी बड़ी जड़ों वाले ग्रान के पेड़ होते हैं, मैंग्रोव पेड़ होते हैं जो सुनामी से रक्षा भी करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा होता है, पश्चिम बंगाल आपके भारत बांग्लादेश की सीमा पर बना हुआ है। सुंदरी वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। पश्चिम भारत का अपतटीय क्षेत्र कौन सा नहीं है? वेस्टर्न भारत का अपतटीय क्षेत्र कौन सा नहीं है? दिए गए में से आपका दक्षिण जो है अपतटीय क्षेत्र अंकलेश्वर पश्चिमी भारत का अंकल नहीं है। पश्चिमी भारत का कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर अलियाबेट, बशीन और बंबई हाई, अलियाबेट, बशीन और बंबई हाई, अलियाबेट, बशीन, मुंबई हाई और अलियाबेट, लेकिन अंकलेश्वर है वो आपका गुजरात के और ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये सब आपका पश्चिम तट वाले हैं। कई सारे हम बात करें जो इंडियन ऑयल फील्ड्स हैं, हम तो नौकरी करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, आप कर रहे हो आरपीएससी की तैयारी, इनको संभाले हुए बैठा है अंबानी, ठीक है ना, रोज के करोड़ों अरबों कमाता है, ठीक है। ओके, जिसकी जिंदगी में जो चाहिए था उसको वो मिला है। खैर वो तो एक सोचने वाली बात है, कभी कभी सोचा करो। कलोल है, खंबात है, अंकलेश्वर है, बशीन है, मुंबई हाई है, मोरेन है, डिगबोई है और नाहरकटिया है। ये आगामी आरपीएससी में आपसे पूछे जाएंगे। ये तो हो गए असम के अंदर, और सबसे पुराना है वो आपका डिगबोई है, ठीक है, जो आपको यहां पर दिया हुआ है डिगबोई। याद कर लेना, मैंने मैप भी लगा दिया है, तब प्रेम से पीडीएफ में मिल जाएगा। बसिन हो गया, अलियाबेट हो गया, अलियाबेट है वो आपके अंकलेश्वर वगैरह सब बताए गए हैं, ठीक है। तीनों एकदम पश्चिम तट पे है, और अंकलेश्वर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो अंकल कहां है? गुजरात में। अंकल गुजरात में, बाकी महाराष्ट्र के आस पास में अरब सागर में है, अंकल गुजरात में। इंडिया की इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है। इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है, आपका फॉरेन ट्रेड है, सेवा सेक्टर, उद्योग, कृषि और विदेश व्यापार। इन सब के 100 प्रश्न कल करवा दूंगा, ठीक है। लेटेस्ट डाटा ही पूछे जाएंगे। उनमें से यह प्रश्न पूछा गया है उस समय का कि खाद्य तेल के उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में वनस्पति खाद्य तेल के बारे में पूछा गया, कथन सत्य कौन सा है यह आपसे पूछा गया है। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला, और हम तेल ही तेल मंगाते हैं क्योंकि भारत वालों को तो तेल से बनी हुई चीजें ही पसंद है, ठीक है। डाइट वाइट नहीं करते, हम जिम में नहीं जाते सर, हम जिम ने के शौकीन है, तो ठीक है तेल मंगाओ। वनस्पति तेल बहुत ज्यादा आ रहा है, और अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम शुरू किया गया था 2021 के अंदर। दोनों ही कथन इसमें राइट थे। ऐसा प्रश्न फिर से पूछा जाएगा जो मैं कल कराऊंगा, ठीक है। चारों ही सेगमेंट की क्लास कल कराऊंगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड, चारों के लेटेस्ट डाटा 100 प्रश्न कल लेके आऊंगा। आ गया जो क्वेश्चन नंबर 41, आर्थिक सर्वे। सीधा सीधा इंडिया का आर्थिक सर्वे है, राजस्थान वाला नहीं है, यहां पर इंडिया का जो आर्थिक सर्वे है उसके अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल जिसे कहते हैं, दवा उद्योग के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसके अंदर फार्मास्यूटिकल उद्योग है, इसके उत्पादन के अनुसार
विश्व में हम तीसरे स्थान पर हैं, बिल्कुल कथन सही है। बी ऑप्शन गलत है इसमें। भारत विश्व आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, यह कथन गलत है। ए सही है, मैं ये कल करवा दूंगा। कौन सा कथन सही है? आरपीएससी इससे ज्यादा तो क्या ही कठिन रखेगी, वही लेवल है, कोई सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम। आगे देखो, चंडीगढ़ ने जीएसवीएम में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया है। सर्विस सेक्टर है सिलेबस में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 सीधे सीधे सर्विस सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, ये पीछे वाले हैं, देख लो, ऐसे प्रश्न आते हैं। चंडीगढ़ ने उच्चतम हिस्सेदारी दर्ज की है, जो सिक्किम है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम रहा, ये था। और भारत के सभी राज्यों में 2020-21 के दौरान जीएसवी सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष योगदान करता थे। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका जो 43 है उसमें दोनों ही कथन है वो सही है, ऐसा था। 2020-21 के और 2021 और 21-22 के दौरान जो हाईएस्ट एफडीआई है, इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया, सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मनी है वो कौन से सेक्टर से आया है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उस समय का प्रश्न है, कल लेटेस्ट में डाटा बताऊंगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर थे, पीछे वाले के अकॉर्डिंग। यहां देखो, कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? अब मैं बताऊंगा लेटेस्ट आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यहां पर है वो अमेरिका है, ये आपका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। और घाटा हमारा सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार घाटा, जिसको पाटने के प्रयास हम लगातार कई सालों से करते आ रहे हैं। मैं इसके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, टाइप भी हो चुके हैं। कल होगी आपके चारों ही सेगमेंट की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास, सीधे सीधे आर्थिक समीक्षा से 5-6 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। 1935 के अधिनियम के द्वारा इनमें से कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। पॉलिटी के क्वेश्चन भी मैं सीधे सीधे लेके आऊंगा, जहां पर इंडिया और विदेश नीति वगैरह है, पॉलिटी है, सीधे सीधे प्रश्न। भारतीय शासन, राज व्यवस्था, संविधान और विदेश नीति, 3 सेगमेंट, संविधान, राज व्यवस्था और विदेश नीति, ये पॉलिटी वाले सेगमेंट के अंदर है आपको, ठीक है। तो भाई ये 45 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हो गया। एक सेकेंड, 1935 के अधिनियम के द्वारा निम्न में से कौन सी व्यवस्था को समाप्त किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 की विशेषता है। प्रांतीय स्वायत्तता 1919 में स्थापित की थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन, सॉरी है ना, प्रांतों में द्वैध शासन, एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, ये द्वैध शासन वाला प्रश्न इतना पूछा जा रहा है, इतना पूछा जा रहा है, मतलब बार बार ये का ये प्रश्न आ रहा है। प्रांतों में जो दोहरी शासन व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई थी और केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, केंद्र में लागू कर दी गई थी और प्रांतों में जो द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था। ये विशेषता है 1919 के अधिनियम की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत इसे खत्म किया गया था। और पिछली बार जब आरपीएससी के पेपर आयोजित किए गए, फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था, द्वैध शासन, द्वैध शासन। ये मैं पॉलिटी वाली जो फॉरेन पॉलिसी, संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, तीनों के 100 प्रश्न लेके आऊंगा। 1935 के अधिनियम को भारतीय संविधान का खाका भी कहते हैं। यहां पर आपके जो द्वैध शासन की बात है, इस अधिनियम में प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। पीडीएफ में जो व्याख्या है उसको अच्छे से पढ़ लेना, घर बैठे सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? ये देखो, वापस से आरपीएससी अगले प्रश्न में वही चीजें पूछ रही है। तो 1919 का अधिनियम, जिसमें हम बात करें तो दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना जो है आपके, हालांकि ये जो प्रश्न है वो आपके 1919 के अधिनियम के संबंध में, जहां, और इसको अच्छे से पढ़ना, अधिनियम के प्रावधान में किया गया कि 10 वर्ष बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए आयोग गठित करेंगे। लेकिन साइमन कमीशन है वो पहले ही आ गया, तो इसलिए हमने कहा गो बैक साइमन, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। तो 10 साल पहले ही आ गया, बाद में प्रावधान था, पहले आ गया। ये एक अच्छा प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 47। यहां पर हम बात करें तो सीक्वेंस आपको बताना है। सीक्वेंस में केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन है, पहले नंबर पे आएगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में आएगा आपका ए यानी विधायिका के 2 सदन, उसके बाद में डी ऑप्शन आएगा। तो इस प्रकार से 3 नंबर ऑप्शन सही है। थोड़ा यहां से व्याख्या से इसको अच्छे से समझना है। केंद्रीय विधानसभा के चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में और 45 में हुए थे और इसकी विशेषताएं भी दी गई है कई सारी। केंद्र सरकार की बात करें तो यहां पर ये आपका थ्योरी वाली पूरी पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है।
अच्छा प्रश्न था, सीक्वेंस बताना था, कौन सी व्यवस्था कब लागू की गई थी पॉलिटी के अंदर हमारे संविधान के विकास के संबंध में। हाँ जी, आगे आ जाओ। यहां विभाजन के बाद में पुनर्गठित जो संविधान सभा है, देखो अंबेडकर जी का जो संसदीय क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, तो इस वजह से हम कहें तो बाद में उन्होंने बंबई से वह प्रतिनिधित्व किया था, तो बाद में इन्होंने प्रतिनिधित्व है वो बंबई से किया था। और संविधान सभा के अंदर पहले कहाँ थे, पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, लेकिन फिर वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। और संविधान सभा के लिए पहला विचार 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन आपके सिलेबस में है। कैबिनेट मिशन के तहत जो है आपका, हम कहें कि संविधान सभा का जनक किससे कहेंगे, संविधान सभा की जो निर्माण की परिस्थितियां किससे उत्पन्न हुई, उसका जो जनक पिता हम किसे कहेंगे, संविधान के पिता तो अंबेडकर जी हैं, लेकिन हम बात करें जो कैबिनेट मिशन है तो इसके तहत ही पहली बार चुनाव हुए थे। इन्होंने कहा था उसके अकॉर्डिंग ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली बनी थी, और इसका प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के बेस पे था। जो है हम बात करें प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। और ये सारी बातें आपको याद है ना, 389 सीट थी 399 स्टार्टिंग में। बाद में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो सीटों की संख्या है वो कम हो गई थी। कितनी रह गई थी बताओ, 200 और बताना कमेंट करके। धन्यवाद, आप लोगों के कमेंट अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, माफी चाहता हूं। आप लोग क्लास के बाद में कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है, हम ढंग से पढ़ोगे तब तो मामला सेट है, और ढंग से नहीं पढ़ोगे तो फिर मामला गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर एस.सी. मुखर्जी नहीं थे, बल्कि के.एम. मुंशी, सादुल्ला और अयंगर थे। मुंशी, सादुल्ला, अयंगर। 29 अगस्त 1947 ये प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और इसने खाका तैयार किया। ट्रिक है, 2 तो करना ए, 2 तो करना एम, 2 ए कर देना, 2 एम कर देना, 2 ए 2 एम कर देना। फिर देखो, अ से अंबेडकर, अयंगर, एम से मित्र और मुंशी, बी.एल. मित्र, के.एम. मुंशी, और फिर आपके कृष्ण स्वामी अयंगर और सादुल्ला। तो यहां पर देखो बी.एल. मित्र की जगह माधवराज आए और खेतान की जगह है आपका कृष्णमाचार्य आए, क्योंकि एक की डेथ हो गई, एक ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो मेंबर है ना, ये आपको याद रखना है। जो अंबेडकर जी 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 सदस्य थे, जिनमें 2 है वो बाद में प्रतिस्थापित भी हुए थे। माधव की जगह बी.एल. मित्र की जगह माधव जी आ गए, और खेतान की जगह मित्र खेत रह गए। खेत रहना मतलब मृत्यु को प्राप्त रहना, तो ठीक है, ये खेत रह गए, इसलिए माधव कृष्ण आ गए। और माधव कृष्ण आपको याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा रहते हैं, तो ये नए आए थे और वो गए थे। फिर से पूछा जाएगा, फिर से पूछेंगे, ये ट्रिक भी बता दी लो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15.1 भाषा जाति की हम बात करें तो भाषा की बात कही गई है, समानता का मौलिक अधिकार है। 15.1 के तहत जो भाषा की बात कही है, भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कहा गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कहा गया है। अब देखो, नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित करना है। पर्यावरण की रक्षा जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51(1) के अंदर कही गई है, अनुच्छेद 51(1) के अंदर, तो ये बार बार आता है। और फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है वो 51(1) के भाग नंबर 9 के अंदर है, और ये भाग 7 के अंदर है। तो ये थोड़ा सा याद रखने लायक है, अच्छे प्रश्न है। फिर बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अच्छा, ये क्या है कि नीति निर्देशक तत्व नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, देखो देश की रक्षा नहीं, ये डीपीएसपी के अंदर आते हैं। देखो मौलिक कर्तव्य तो भाग 4(1) के अंदर, अनुच्छेद 51(1) के अंदर है। तो ये 51(a) है, इसका मतलब मौलिक कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात है, मौलिक कर्तव्य ही है, ये हमारे देश के मौलिक कर्तव्य है नागरिकों के लिए। तो देश की रक्षा करें, ये वो टोटल 11 है। तो यहां पर हम जब बात करें सी ऑप्शन की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, क्वेश्चन नंबर जो 51 है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सी यानी कि 51(a) 8 के अंदर 8वें क्रम पे आता है। तो सीक्वेंस थोड़ा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन है, ये मौलिक कर्तव्य है जो भाग 4(क) के अंदर है और अनुच्छेद 51(क) है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य लागू किए गए थे, जो अनुच्छेद 51(1) के अंदर सारे ही दिए गए हैं। 10 थे स्टार्टिंग में, और बाद में जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन के तहत
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला के से किड्स 11वें नंबर का जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से कौन सा नहीं जुड़ा है? अब ये डीपीएसपी के तहत है, ये नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहां पर अनुच्छेद 39 के तहत आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ कौन सा नहीं है? आर्थिक न्याय की अवधारणा उसमें बताया गया है, गांधीवादी सिद्धांत भी है, कई सारी चीजें शामिल हैं। निजी संपत्ति का विरोध इसमें नहीं है, बाकी धन उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रण, समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 36 से 51 तक 39 में क्या कहा गया है? तो ये आपके नागरिकों के साथ में समान व्यवहार की बात कही गई है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बार बार आता है क्वेश्चन नंबर आपका। और इसमें देखो अनुच्छेद 200, 201, 202, 203 सारे ही एक सीक्वेंस में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 53 है निर्णय वाला हो गया 201, 201 है वो आपका राष्ट्रपति के निर्णय अंतिम होते हैं और उसको आरक्षित करने का जो अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, ये राज्यपाल का अधिकार है। तो वो 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं। 200 में क्या है? 200 में है राज्यपाल के उन अधिकारों से संबंधित है जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वो क्या करे, अपने पास रखे, एक लौटाए, एक राष्ट्रपति को सौंप देवे। तो ये 200 के अंदर बात है, उसके बारे में बताया गया कि राज्यपाल के अधिकार है। और 202 कहता है कि आपका प्रत्येक राज्य की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। और फिर 201, 2 बता दिए, और 201 वाला तो था ही राष्ट्रपति का अधिकार। प्रधानमंत्री में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री पद नहीं दिया? किसने कोई भी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? तो राजीव गांधी ने किसी भी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे पहले, और इन्होंने 47 से 50 तक काम किया। अंतिम व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में इस पद पर रहे थे, अटल जी वो लास्ट थे। ठीक है, ओके, आगे देखो। राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में आएगा प्रश्न, सीधा सा है, अगर आपने अपने नोट्स में भी लिखा है तो साइड में एक पन्ने पे लिख लीजिए कि राजनीतिक दल जो है वो कब क्या कैसे बने थे। हाँ जी, ये भी आप लोगों को याद रखें। क्वेश्चन नंबर आप जो 55 है, बहुजन समाज पार्टी इसमें गलत दिया गया है। बाकी कांग्रेस 1900 अच्छा, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में कौन सा युग्म गलत है? तो स्थापना के बारे में क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, एक सेकंड, सारे इन सभी के अंतर्गत क्या कह रहा है? राजनीतिक दलों की स्थापना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 99 में बनी, नेशनल पीपल पार्टी 13 में बनी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से 98 में बनी, बहुजन समाज पार्टी 85 में नहीं बनी, बहुजन समाज पार्टी बसपा है वो आपकी मायावती वाली 84 में बनती है। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है, राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। अब ये जो है वो दल है और कौन कौन से स्टेट में काम करते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो हम बात करें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपके हरियाणा से संबंधित हो गए। उसके बाद में बी यानी कि बीजू जनता दल है, तो वो ओडिशा का हो गया। और उसके बाद में आपका सी यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल है, तो वो आपका, हाँ, इंडियन नेशनल लोक दल, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा गड़बड़ है मामले में, ये हरियाणा वाला नहीं होगा, इसमें 2 होगा, पश्चिम बंगाल होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर। ये आपका जो है फॉरवर्ड ब्लॉक तो इन्होंने गठन किया था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। लोक शक्ति पार्टी है वो आपके बिहार से हो गया, लोक शक्ति पार्टी है वो आपके बिहार से संबंधित हो गया। और इंडियन लोक दल, इसमें दोनों में सी ऑप्शन तो 3 से सही है इसमें, लेकिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इसमें गलत मैच हुआ है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है तो पश्चिम बंगाल होगा। ठीक है, और हरियाणा के अंदर हो गया आपका इंडियन नेशनल लोक दल। तो इस प्रकार से यहाँ सी के सामने है वो आपका 4 है, ए के सामने होना चाहिए 2। ठीक है, ए के सामने 2 होगा। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक है वामपंथी दल है जो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित किया गया था और ये पूर्वी भारत से संबंधित है। इंडियन नेशनल लोक दल है, तो लोक दल को अपन ने सही मिलाया है, लोक दल है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, सी के सामने 4 हरियाणा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और लोक शक्ति पार्टी ये आपके बिहार के अंदर है।
ठीक है। अगला प्रश्न, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद पहला एशियाई संबंध सम्मेलन, पहला एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब आयोजित करवाया गया था? तो ये आपका 1949 के अंदर आयोजित किया गया था। ये आपका एशियाई एकजुटता से संबंधित है। 1947 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1947 दे रखा है। आपके क्वेश्चन नंबर जो 57 है, 57 के अंदर 1949 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन व्याख्या इन्होंने क्या लिखी है, 1949। आरपीएससी ने इसको सी ऑप्शन माना था। ठीक है, आरपीएससी ने सी ऑप्शन माना था 1949, 1949 सही है। भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से कितनी बार चुना गया? अस्थायी रूप से भारत को अब तक 8 बार चुना गया है। ठीक है, 8 बार की अवधि यहां पर दी गई है। कौन कौन सी अवधि में? लेटेस्ट 2021-22, ये अवधि याद रखना, 8 बार चुना गया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है, क्वेश्चन नंबर 59, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक है वो कहां आयोजित हुई थी? तो ये ब्राजील में आयोजित हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक है वो आपके 2001 के अंदर। अब शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान के हमारे गुरुजी कल 300 प्रश्न लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। मनोविज्ञान के वो प्रश्न जो आरपीएससी ने पूछे हैं उनकी डिटेल व्याख्या करवाएंगे, उसी में से नए प्रश्न बनेंगे। उसके लिए तैयार रहना। हम हमेशा जब भी मैराथन लगाते हैं तो वो जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं उनको खोल के करवाते हैं, चारों ऑप्शन को खोल के, ताकि उसमें से नए प्रश्न बन जाए। ठीक है, अब ये शिक्षा मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन आएंगे और फिर राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के कुछ क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास सिर्फ 15 मिनट और खींचूंगा मैं, क्योंकि मनोविज्ञान वाले वैसे भी कल तुम इसे वापस पढ़ने वाले हो, साइकोलॉजी वाले। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसमें यह विद्यार्थियों की कमजोरी और असफलता को नजरअंदाज, तो नेगेटिव पक्ष तो हो ही नहीं सकता कभी भी, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में जो मानने से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है, इसके सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। देखो, उल्टी बात बहुत कही जाती है, तो वो उसका राइट आंसर होता है ना। क्वेश्चन नंबर जो 62 है, विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, यह बात आपका निकट से दूर की ओर बात कर रहा है। तो इसको आप पढ़ लेना, व्याख्या डाल दूंगा साथ में, आज ही डालूंगा 5 पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन से निर्धारक बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? शारीरिक विकास को सारे ही प्रभावित करते हैं, वंश वगैरह, पोषण, विद्यालय में खेल, अंतःस्रावी ग्रंथियां, सारे ही इससे संबंधित हो जाते हैं। निम्नलिखित में से जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त जो संज्ञानात्मक विकास है कि निर्धारित व्यवस्था कौन सी नहीं है? अनौपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था नहीं है। बाकी यहां पर सारी व्यवस्थाएं दी गई है, सीधा ऊपर से पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसमें देखिएगा, एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है और पढ़ाने से पहले वो विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वो कौन से नियम का इस्तेमाल कर रहा है? तत्परता का नियम है, और तत्परता का नियम है वो आपका यहां पर दिया गया है पूरा। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को 2 भागों में 3 मुख्य नियम है वो यहां पर बताए गए हैं। अभ्यास, एक तो हो गया अभ्यास, एक प्रभाव और एक तत्परता, और उपयोग अनुपयोग नियम देखेंगे। इसको आप लोग पढ़ लेना, जब मैं ये पीडीएफ डालूं तब साइकोलॉजी की व्याख्या है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ का वेट रहेगा, 5 पीडीएफ डालूंगा आज। कितनी? 500 प्रश्न आरपीएससी के। फटाफट जाओ टेलीग्राम में, अभी जस्ट डाल ही रहा हूं मैं रख के क्या ही करूं, 4 दिन पेपर के आगे हैं, पढ़ लेना। यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 66 है आपसे पूछा जा रहा है कि निर्मितवाद के 5 ई उपागम में किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ जोड़ते हैं और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग है वो वास्तविक संसार के अंदर करते हैं? तो ये हो गया, इसका आंसर है वो आपका विस्तार हो गया। ये 5E वाला थोड़ा पढ़ लेना। पुनर्बलन, क्वेश्चन नंबर 67, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का कौन सा नियम जाना जाता है? संशोधित प्रभाव का नियम है। इसको नियम को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर जो 68 है, ऑलपोर्ट के अनुसार वे शील गुण जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, वो आपका केंद्रीय शील गुण है। इसकी भी व्याख्या लिखी है ऑलपोर्ट के अनुसार, द्वितीयक वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो आपका व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। अब ये प्रश्न क्या बार बार पूछे गए थे, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो बी और डी नहीं है, बी और डी नहीं है। व्यक्ति अध्ययन और वाक्य पूर्ति इसका नहीं होगा, व्यक्ति पूर्ति और वाक्य आपूर्ति। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभव को जानबूझकर भूलता है तो उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति है वो दमन कहलाती है।
दमन यानी कि रिप्रेशन कहलाती है। रिग्रेशन क्या होता है? प्रतिगमन होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रक्षेपण। और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इनको भी पढ़ना। यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत और उनके तत्वों का मिलान नहीं है? तो यहां पर बी और सी नहीं है, है ना। आरपीएससी की के अनुसार बी और सी नहीं है, यानी कि ये और ये नहीं है। गिलफोर्ड के 3 आयामों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रोहन पारंपरिक बुद्धि, क्वेश्चन नंबर आपका 72। पारंपरिक बुद्धि वाला जो प्रश्न है इसमें व्यावहारिक उत्तर होगा, ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ना। सृजनात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में व्यक्ति मूल विषय का अचानक प्रत्यक्षीकरण करता है और समस्या के विभिन्न घटकों में संबंध देखता है? क्वेश्चन नंबर आपका 73 का प्रदीपन इसे कहेंगे। किसी चीज को अपने से करने और उसे अच्छे से करने, अच्छे ढंग से करने और उसमें विशिष्टता दिखाने की जो स्वीकारात्मक इच्छा जो है उसे क्या कहेंगे? आप लोग अगर पीवाईक्यू पढ़ रखे हैं तो अच्छे आंसर आने चाहिए सभी के। क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका आंसर बताइए। 74 का आंसर उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के संबंध में पूछा गया? अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक में परिणाम स्वरूप दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन की पुनः प्राप्ति प्रोत्साहन में होंगे? अभिप्रेरणा चक्र घटक है वो आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन और संतुलन की पुनः प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 76, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्यक्रम नहीं है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धन कार्य, कॉमन कक्ष उपलब्ध कराना, यह प्रतिभाशालियों के लिए नहीं है। 77 की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 77, आप मंद गति अधिगमकर्ताओं की कक्षा को शिक्षण करवा रहे हैं तो निम्नलिखित शिक्षण तकनीकों में से किन तकनीकों को अपनाएंगे? तो इसमें 3 नंबर की नहीं होगी, मौखिक रूप से अमूर्त विचार वाला, बाकी इसमें 1, 2 और 4 होगी, यानी कि सरल शब्द, श्रव्य दृश्य और दैहिक जीवन से जुड़ी। अगला देखिएगा 78, क्वेश्चन नंबर आपका 78, कौन सा कथन अभिवृत्ति के संबंध में सही नहीं है? तो ए, बी और डी है वो सही नहीं है, सी है इसमें सही है। अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये इसमें सही है। ओके। किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते देखकर यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो यह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस प्रकार की अभिरुचि होगी? 79 के अंदर यह अभिरुचि होगी आपके प्रकट अभिरुचि, ठीक है। बरखान है वो आपके कहां पाए जाते हैं? बरखान के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो बरखान है वो आपके जो है सीकर को छोड़ दीजिए, बाकी बरखान है वो आपके देशनोक, भालेरी और ओसियां यानी शुष्क और अर्ध शुष्क वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर पाए जाएंगे। तो बरखान वाले के अंदर हो जाएगा आपके ए, बी, सी, और शिकर वाला थोड़ा शेखावटी में चला गया इसलिए वो आंसर नहीं होगा। बरखान पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून है? वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जुलाई से पहले आ जाता है। कौन? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और पाली, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जो गर्मियों का मानसून है वो 1 जुलाई से पहले आ जाता है। कौन से जिले की बात हो रही है? जिला आपका क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसके अंदर जिला है वो आपका पाली जिला होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जुलाई से पाली, शिवई, उदयपुर में प्रवेश करता है। तो अगली बार इन जिलों के नाम याद रखना, ठीक है। ओके। दक्षिणी हिस्सों में जून के अंत तक है वो दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश करता है, झालावाड़ वगैरह, वागड़ सेक्टर। एक नदी के बारे में यह सब कुछ बताया गया है कि नदी के बारे में कौन सी नदी है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है, कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। हतमती, मेशवा, वेत्रक इसकी सहायक है। राजस्थान में 45 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस साबरमती नदी के बारे में कहा गया है। माही वगैरह ये देख लीजिएगा, माही है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें माही के अलावा पश्चिमी बनास है, ठीक है। और ये आपका चलिएगा किन जिलों में आपके पतझड़ वन पाए जाते हैं? पतझड़, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आपके हाड़ौती और मेवाड़ वाले सेक्टर के अंदर मिश्रित पतझड़ वन है वो पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर जिसमें क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं और इनके बारे में बताया गया है। शंकुधारी,
अब उत्पादक जिलों का सुमेलन करना है। जैसे ए के सामने 3 होगा, ये तुम सभी को पता होना चाहिए कि अनाज का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। धान का कटोरा, राजस्थान के अंदर अनाज का कटोरा है वो आपका गंगानगर है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर हम बात करें तो ए के सामने गेहूं है तो आपका गंगानगर हो गया, हालांकि सब में ही है 3 तो। फिर उसके बाद बाजरे की बात करें तो आपका अलवर है प्रमुख उत्पादक, बिल्कुल आप पश्चिमी राजस्थान के साथ अलवर को भी काउंट करना। उसके बाद में चावल की बात करें तो चावल बूंदी में प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद में आपका मक्का है तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर है मक्का, जिसे अनाजों की रानी कहा जाता है। पशुधन गणना, 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में पशुधन की संख्या में कितना परिवर्तन आया। आर्थिक समीक्षा के अंदर पशुओं के संबंध में डाटा वगैरह दिए गए हैं और ये तो पहले का प्रश्न है, उस अकॉर्डिंग देखें तो ये 1.66% की कमी देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है। पाली में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, ग्रामीण लिंगानुपात यहीं पर है, याद रखिएगा। ठीक है। डूंगरपुर, अगर हम टोटल लिंगानुपात की बात करें, डूंगरपुर राजसमंद का नंबर आएगा, डूंगरपुर राजसमंद। पाली में जो 1003 लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात की बात है, गांव के क्षेत्र के अंदर लिंगानुपात। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 87 है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का क्रम देखो। न्यूनतम है वो गंगानगर और झुंझुनू। वैसे गंगानगर की सबसे कम है और बाड़मेर की सर्वाधिक है ना, बाड़मेर की सर्वाधिक है। और जो बाड़मेर की तो 30+ है ना बच्चे, जनसंख्या वृद्धि के मामले में। गंगानगर की बात करें तो वो 10% है। उसके बाद झुंझुनू की 11 है, पाली की है वो 12 है, बूंदी की 15 है। और सर्वाधिक का पूछे ना तो बाड़मेर वालों का बता देना नाम। बाड़मेर तो दूधो ना हो पूतो फलो, बाड़मेर बार बार पूछा जाता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88 पर्यटन केंद्र के संबंध में, और तो ये गागरोन किला जो पहला जल दुर्ग है वो आपके झालावाड़ के अंदर है। कपिल सरोवर थोड़ा ध्यान रखना, कोलायत आपका बीकानेर के अंदर। दौलत बाग मोस्ट इंपोर्टेंट अजमेर के अंदर है। लालगढ़ है तो बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन के अंदर डी ऑप्शन सही हो गया। और ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका 2 नंबर और 3 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। दौलत बाग तो बार बार पूछा जाता है अजमेर का। ठीक है। लालगढ़ पैलेस के बारे में बताया गया, गंगा सिंह ने 1902 से 1926 के बीच में बनाया था, है ना, अपने पिता की याद में। ये इंडो शासनिक, राजपूत, मुगल और यूरोपीय तीनों शैलियों का समावेश है इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर याद करना। दौलत बाग है वो जहांगीर के द्वारा 1613 ईस्वी में अजमेर में बनाया गया था, आना सागर झील के पास में। और ये सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री जो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका बिरला है, जेके सीमेंट लिमिटेड, आदित्य, लेकिन हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड इसके अंदर नहीं है। हम यहां पर बात करें, चारों के बारे में बता दिया। ठीक है, ओके। बिरला है वो चंदेरिया में स्थित है। चलो, आहड़ को किस संस्कृति का केंद्र माना जाता है। देखो यहाँ तांबे के मृदभांड के संबंध में आहड़ में से एक भी ऑप्शन सही नहीं था, इस वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ था। ये धूसर संस्कृति से संबंधित है, चित्रित धूसर संस्कृति है ना, चित्रित धूसर मृदभांड। और ऑप्शन में कहीं पर भी चित्रित धूसर मृदभांड नहीं है। यहाँ तांबे के मृदभांड है, चांदी के मृदभांड है, लाल काले मृदभांड है, काले मृदभांड है, जबकि आंसर है इसका चित्रित धूसर मृदभांड। आहड़ जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति का केंद्र कह सकते हैं आप, लेकिन जो बर्तन जहां पर मिले हैं, ये बर्तन है वो कैसे थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले। तो सम्राट अशोक के शिलालेख, जैसे जेम्स प्रिंसेप्स ने, है ना, 1837 में यहाँ इस स्थान की हम बात करें खोज वगैरह, और ये उन्होंने पढ़े थे। तो बैराठ जो वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है, और यहाँ से 2 शिलालेख मिले जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा के अंदर है। और मंडोर प्रतिहार वंश के, मंडोर में जो प्रतिहार वंश है, और गुर्जर प्रतिहार चौहान वगैरह आपके सिलेबस में, तो प्रतिहारों और चौहानों से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली की शुरुआत होती है। रज्जिल से वंशावली की शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है। रज्जिल से वंशावली की शुरुआत होती है, हरिश्चंद्र का पुत्र था, हरिश्चंद्र को इसका संस्थापक माना जाता है। हरिश्चंद्र की हम बात करें तो इसकी 2 रानियां थी, एक तो ब्राह्मणी और एक इसकी जो रानी थी वो शतराणी थी। तो शतराणी जो भद्रा थी, शतराणी भद्रा
सतराणी जो भद्रा रानी थी उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें रज्जिल एक था। ठीक है, तो रज्जिल और उसके 4 भाई थे जिन्होंने यहाँ पर अधिकार किया था, और इसका नाम है रोहिलिंदी, है ना, इसका नाम हमें मिलता है रोहिलद्दी, ये इसका नाम मिलता है रोहिलद्दी। और फड़ौदी वाले सेक्टर पे इनका अधिकार वगैरह किया था, इसका अलग अलग नाम उस समय के अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, रज्जिल के बारे में आपको याद रखना, रज्जिल और इसके 4 बेटों का नाम जरूर याद रखना। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, भोगभट, कद्दक, रज्जिक, कद्दक, दद्द, रज्जिल और भोगभट। अब आगे चारों भाइयों ने मिलकर नींव डाली थी। ठीक है, और चौहान शासकों में बिसलदेव के नाम से, हालांकि सरल प्रश्न पूछ लिया, आपके क्या पूछा जाएगा मैं बता देता हूं। आपके एग्जाम में यह पूछा जाएगा चौहान शासकों का क्रम, और पूरे क्रम की लिस्ट मैं यहां बनाकर भेज दूंगा अभी, है ना। लगभग 10 से 12 राजाओं के नाम है। लास्ट गोविंद फोर्थ की हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में गोविंद चतुर्थ, तो वो रणथंभौर चला गया था और उसने वहां चौहानों की नींव डाली। तो अब वहां पर आजकल ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान 1 2 3, बीच में कई और राजाओं के नाम दे देते हैं, बताओ कौन सा कब बना था, सीक्वेंस चारों का नाम बता दो। तो इसमें तो विग्रहराज हैं और इनके ग्रंथ वगैरह दरबारी जो है, हम बात करें सोमदेव, ललित विग्रहराज और राजमती, इनकी रानी वगैरह, कई सारे, बिसलदेव रासो, नरपति नाहल ने लिखा था, तो वो इनके बारे में कई सारे प्रश्न है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विग्रहराज बिसलदेव जिसने 1150 के आसपास राज किया था। अब देखो चौहानों का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, चौहानों का प्रश्न है वो बार बार पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। कीर्तिपाल या कीतु चौहान जो है हम जिसकी बात करें, तो इसके द्वारा जालोर में चौहान वंश की नींव है वो 1181 ईस्वी के अंदर डाली गई थी, डेफिनेटली पूछा जाएगा। और अभी आबू के परमारों का प्रश्न आया था, हालांकि आपके तो यही लिखा हुआ है, वो मैं लिख के भेजूंगा टेलीग्राम में, है ना। सारी चीजें एक बार सीक्वेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 के नाम जो है बार बार पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं लिख के भेजूंगा। जालोर किले को गोल्ड सुवर्ण कहते हैं, अच्छा दिखने वाला, है ना, नॉट गोल्डन, गोल्डन तो ये अपना जैसलमेर वाला है। अमीर खुसरो, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ये लाइब्रेरियन के पेपर में भी पूछा गया था 2023 में, लाइब्रेरियन के पेपर में। ठीक है, लाइब्रेरियन के पेपर 2023 में भी आया था। अमीर खुसरो की कौन सी रचना से चित्तौड़ पर हमले की जानकारी मिलती है। अब आपके एग्जाम में क्या है प्रश्न कि सल्तनत काल और मुगल काल में राजस्थान के जो रियासतें हैं, उन राजस्थान के राज्यों के संबंध है। तो सल्तनत काल में तो आप यही देखोगे, रणथंभौर है, और जो मेवाड़ है तो ये रतन सिंह वगैरह है, रणथंभौर है, जो है हमीर वगैरह, इनका संघर्ष देखोगे, अलाउद्दीन खिलजी वाले संघर्ष। तो प्रश्न वही है, आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का सिलेबस मेरे मुख्य जुबानी याद है, चिंता मत करो, 50 कोर्स पढ़ाता हूँ ऐप के अंदर, सबका सिलेबस दिमाग में रखता हूँ। ठीक है, तुम तो एक एग्जाम की तैयारी करते हो, मैं 50 एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, मुझे सबका पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खजाइन उल फुतूह में मिलता है, ये सही है। हालांकि आरपीसी ने पता नहीं क्यों इस प्रश्न को डिलीट किए थे, क्योंकि एक से ज्यादा ग्रंथों में उल्लेख मिलने की वजह से डिलीट किया है, आरपीसी ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। तो खजाइन उल फुतूह के अंदर मिलता है। एक ग्रंथ है मिफ्ता उल फुतूह, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मिफ्ता उल फुतूह, इसमें अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान की जानकारी, और अलाउद्दीन ने जो रणथंभौर का अभियान किया था वो आपके किया था 1301 ईस्वी में, और 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ पर हमला किया था। अब याद रखने की ट्रिक यह है कि 1303 त से चित्तौड़, त से चित्तौड़ 1303, और 1303 चित्तौड़ करना रतन सिंह के टाइम में, रानी पद्मावती। ठीक है, और 1301 की बात करें तो हमीर के ऊपर हमला किया था। ठीक है, हमीर वर्सेस अलाउद्दीन, हमीर उस समय यहां का राजा था, चौहान शासक। तो ये हाड़ा चौहान वगैरह जो रणथंभौर के चौहान है, हाड़ौती के, वो सब चौहानों की शाखाएं हैं सारी से। ठीक है, तो खजाइन इसमें सही उत्तर होना चाहिए, हालांकि आरपीएससी ने डिलीट किया था इसको। विजय का खजाना, खजाइन उल फुतूह हम कहेंगे, एक गद्य रचना है, इस बार फिर पूछी जा सकती है। तारीख अलई के नाम से भी इसको जानते हैं, किस नाम से, तारीख अलई। देखो दो
अब डिलीट करने के पीछे मंशा ये थी कि तारिक अलई और खजाइन दोनों एक ही नाम है, इस वजह से डिलीट किया था। आई बात समझ में? कोई डरने की बात नहीं है, बोनस मिल जाता है ऐसे में। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से, जालोर जाबालीपुर के नाम से जाना। चित्तौड़ है, खिजराबाद है। यहां पर 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 95 का देखो, अब जलालाबाद भी है। अब ये दोनों नाम है वो आपके जालोर के संदर्भ में है। अब ये तो नाम किसने रखा था? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने ये नाम रखा था और ये जाबालीपुर प्राचीन नाम है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। इस वजह से आरपीएस ने इस प्रश्न को डिलीट किया था। अभिलेखों के अंदर, शिलालेखों के अंदर जो है वो जाबालीपुर है और जाबाली की भूमि है। ठीक है, ओके। 1857 की क्रांति, इस बार भी होंगे आपके पेपर के अंदर 2 से 3 प्रश्न है वो बोनस होंगे, कोई डरने की बात नहीं है। 100 प्रश्नों में से 3-4 है वो बोनस होंगे। हाँ, जलालाबाद तो खिलजी के टाइम में हमला 1311 ईस्वी, तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसा प्रश्न हो ना तो अपने को तो कोई भी आंसर आप टिक करोगे बोनस ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। डरना नहीं है, ठीक है, आंसर करना है। 5 ऑप्शन भरो तो भी आपकी मर्जी, वरना आंसर दे सकते हो। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय जो नीमच में अंग्रेज सैन्य अधिकारी कौन था? नीमच के अंदर सैन्य अधिकारी की बात की जा रही है। देखो, नीमच के अंदर पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी था, बर्टन कोटा में था। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या हो गया? कर्नल एबॉट था नीमच के अंदर। तो यहां पर मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबॉट के सामने वफादारी की शपथ से मना कर दिया कि आप लोगों ने भी तो हमारे अवध के साथ में गद्दारी की थी, इसलिए हम आपके साथ शपथ क्यों लें। खातोली के युद्ध में शांगा के सुल्तान को रहा था, तो आपके इब्राहिम लोदी को रहा था। क्वेश्चन नंबर 98 का खातोली, फिर बाड़ी, गागरोन, ये बहुत सारे युद्ध 1515 से लेकर 20 के बीच में लड़े गए थे, 17, 18, 19 ऐसे। तो इनके अलग अलग डेट है। खातोली 17 का युद्ध है ना, खतरा 17, खातोली 17 याद रख लेना। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान दिल्ली का। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजस्थान मध्य भारत सभा की हम बात करें, दूसरा अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? ये बड़ा गेम खेलते हैं बार बार। दूसरा अधिवेशन राजपुताना मध्य भारत सभा का अमृतसर में हुआ। देखो, इनका राजपुताना मध्य भारत सभा का, देखो मैं मैप बना देता हूं थोड़ा सा, यहां पर देखिएगा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। पहला अधिवेशन नई दिल्ली में होता है, फिर गए उत्तर भारत के अंदर, फिर आए अजमेर में, फिर गए नागपुर में। तो पहला जो अधिवेशन है ना, यहां पर जो होता है फर्स्ट है वो आपका दिल्ली के अंदर, इसका जब गठन होता है उस समय। दूसरा अधिवेशन इसका होता है अमृतसर में। माइंड मैप बना लिया करो, दिमाग के अंदर क्या बना लोगे? माइंड मैप। माइंड मैप मतलब ऐसा खाका जो परमानेंट आपको याद रहे, इसीलिए तो अपने चैनल का नाम क्या है? माइंड मैप। अब क्लासेस तो बहुत हुई, इसलिए मैंने चैनल का नाम ही माइंड मैप रखा। क्लासेस इन एकेडमी से दुनिया राजस्थान भरा पड़ा है। फिर हुआ अजमेर के अंदर तीसरा, अजमेर के अंदर थर्ड, और फोर्थ हुआ आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। नागपुर में हुआ आपका। अब ऐप में पढ़ाता हूं तब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, हाथ से लिख लिख करके एक एक चीज, ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी बास दी, नहीं। कोई क्लास बाई चांस मुझे जल्दबाजी में पीपीटी की लेने भी जरूरत भी पड़ी बाई चांस कभी, तो मैंने उसको हाथ से लिख के पढ़ाया, वापस उसी के अंदर डबल क्लास दी है। तो बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं करता, मैं जो भी पढ़ाता हूँ हाथ से लिख के पढ़ाता हूँ। 7 तारीख के बाद में आ जाना फ्री होकर के, और आप सभी को शुभकामनाएं 7 सितंबर के लिए। लेकिन वी आर रेडी टिल सक्सेस। जब तक सक्सेस नहीं मिल जाए तब तक हम तैयार हैं। नए बैच स्टार्ट हो ही चुके हैं, और पढ़ो वहीं से जहाँ से अपने 90% क्वेश्चन मिले। बाकी तो एडवर्टाइजमेंट करना, टॉपर दिखाना, ये तो 20-20 साल 10-10 साल पुरानी कोचिंगों के पुराने धंधे हैं, सबको पता है। पहला अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, दूसरा 1919 में, फिर 20 में, दोनों होते हैं। 18 में दिल्ली में इसका गठन किया गया था, उस समय राजपूताना मध्य भारत सभा पूरी क्लियर हो गई। किशनगढ़ राज्य के प्रजामंडल की स्थापना किशन से कांतिलाल चौतानी, यहां पर शौ के अंदर हो गया, किशनगढ़ के अंदर कांतिलाल चौतानी। तो प्रजामंडल का एक प्रश्न पूछा जाए। एक बड़ी अच्छी बात बता दो, आप लोग मुझे बहुत प्रिय है, मेरे दिल के काफी करीब है आप सभी साथी। तो ये किशनगढ़ प्रजामंडल, और साथ में जमाल शाह नाम याद